गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो ऑफ योर अकाउंटेंसी स्टोरीज। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ये उसका सेकंड पार्ट है। तो अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उस आई बटन पर क्लिक कीजिए, और नहीं तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, जिससे कि आप मेरे सिलेबस के साथ कोप अप कर जाएंगे। ठीक है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो प्लीज़ उस लाल बटन पर क्लिक कीजिए और उस बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको मेरे सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट पार्ट हमने डिस्कस किया था वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो कि वैल्यूएशन और गुडविल का मेथड है। तो आज हम उसका थर्ड मेथड डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है, इन सुपर प्रॉफिट मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस प्रॉफिट। बिजनेस में जो एक्सेस यानी कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है सुपर प्रॉफिट मेथड में, उसी से गुडविल कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है। इस मेथड में अगर बिजनेस में कोई भी एंटिसिपेटेड कोई एक्सेस अर्निंग नहीं है, ठीक है, तो फिर उसका गुडविल नहीं होगा। ठीक है। और वो एक्सेस प्रॉफिट ही कहलाता है सुपर प्रॉफिट। और गुडविल जो कैलकुलेट किया जाता है सुपर प्रॉफिट के बेसिस पर। ठीक है। फॉर एग्जांपल लीजिए कि सोचिए कि अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सोचिए नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग अगर है किसी का एप्लीकेबल हो एक पर्टिकुलर बिजनेस में। सोचिए कि एक बिजनेस जो है पर्टिकुलरली 15% की नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कमाता है, तो उसका नॉर्मल अर्निंग 15% है। ठीक है। और अगर हमारा फर्म उसके साथ जुड़ जाए उसी तरह के बिजनेस में, और हम इन्वेस्ट कर दे उसमें 1 लाख कैपिटल, ठीक है, और अगर हम उसमें से कमा रहे हैं 25,000 प्रॉफिट के तौर पे, ठीक है, तो जो नॉर्मल प्रॉफिट है जो 15% के हिसाब से आ रहा है 1 लाख पे, वो क्या होना चाहिए? 15,000 होना चाहिए। आप कर सकते हैं। ठीक है। 1 लाख का 15% यानी 15,000 होता है। ठीक है। जबकि जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है वो तो है कितना? वो 25,000 प्रॉफिट है। यानी कि हमारा अगर हम हमारा जो 15,000 प्रॉफिट है उसके बजाय हमारा हो रहा है प्रॉफिट 25,000 रुपए। ठीक है। तो हमारा एक्सेस है, एक्सेस हमारा 10,000 है। तो इसी को हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं, और यही है हमारा एक्सेस प्रॉफिट। तो यहाँ तक हम समझ जाएंगे कि सुपर प्रॉफिट मतलब होता है एक्सेस प्रॉफिट, जो बिजनेस के दरमियान अर्न करते हैं, जो कमाते हैं। ठीक है। और इसीलिए यहाँ पे उसका फॉर्मूला दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू NRR यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। मैंने जैसे कहा था कि जो कैपिटल हमने इन्वेस्ट किया था वहां पे 1 लाख रुपए इंटू NRR, जो कि हमारा कितना था? 15% इंटू 15/100। ठीक है। जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला हुआ। उसके बाद हम नीचे निकालेंगे सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है। जो आपका सोचिए जैसे कि पिछले समय मैंने बताया कि जब हमने 1 लाख का 15% निकाला तो मेरा 15,000 आया था, लेकिन हम बिजनेस से कितना कमा रहे थे? 25,000 रुपए। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? एक्चुअल प्रॉफिट मतलब कि 25,000 माइनस मेरा नॉर्मल प्रॉफिट जो मैंने ऊपर निकाला 15,000, तो मेरा आ जाएगा सुपर प्रॉफिट कितना? एक्सेस सुपर प्रॉफिट मतलब एक्सेस प्रॉफिट यानी कि 10,000 रुपए। ठीक है। अभी जो गुडविल है, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। तो यहाँ पे सोचिए कि अगर मैं नंबर ऑफ ईयर परचेस मान लो 3 ईयर, ठीक है, तो मेरा सुपर प्रॉफिट मेरा आया है 10,000 रुपए। तो मैं 10 इंटू 3 कर दूंगा। अब जाना है नंबर ऑफ ईयर परचेस क्या होता है। ठीक है। तो मैं 10 इंटू 3 कर दूंगा तो मेरा सही का आंसर आ जाएगा 30,000। ठीक है। तो ये था इसका शॉर्ट फॉर्म। तो अगर आपको और समझना है तो इसका चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कैसा क्वेश्चन होता है इसके। देखिए, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, अ फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 7 ईयर्स। एक फर्म 7 साल में कमाया 2009 में 20,000 जो कि प्रॉफिट था, 2010 में 70,000 जो कि लॉस था, 2011 में 40,000 जो कि लॉस था, 2012 में 2,50,000 प्रॉफिट था। ऐसा करके आप क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है। अभी नीचे लिखा हुआ है, द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म इज ₹12 लाख। जो कैपिटल इन्वेस्ट हुआ है फर्म में वो 12 लाख है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। मतलब कि बिजनेस के हिसाब से जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं, 12 लाख का जो कैपिटल जिसमें इन्वेस्ट हुआ है, उसमें से हमको 12 लाख का 10% की हमारी अर्निंग होनी चाहिए, यानी कि हमें 1,20,000 मिलना चाहिए। ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2.5 ईयर्स। ठीक है। चलिए अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे? हम निकालेंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। पहले हम इसका एवरेज निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे? हम इसके साथ साथ के प्रॉफिट को प्लस माइनस जो भी है कर लेंगे। जो लॉस है वो माइनस होगा, जो प्रॉफिट है वो प्लस होगा। तो देखिए आप देख सकते हैं 20,000 माइनस 70,000। क्यों? 70,000 लॉस था, वैसे ही 40,000 भी लॉस था, और आगे के जितने आप देख रहे हैं प्लस 2,50,000 प्लस 2,70,000 ये सब प्रॉफिट था। ठीक है। तो मेरा सब कुछ प्लस माइनस करके मेरा आ रहा है 10,50,000। ठीक है। अब मैं निकालूंगा इससे एवरेज प्रॉफिट, मतलब कि मैं इसको जितने साल है उसे डिवाइड कर दूंगा। तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 7 से, तो मेरा आ जाएगा 1,50,000। ठीक है। अब मेरा फॉर्मूला क्या है नॉर्मल प्रॉफिट का? फॉर्मूला है कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। तो मैंने जैसा कहा था, यहाँ पे बोला गया है कि जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ जिसमें कैपिटल इन्वेस्टेड 12 लाख, उसमें से मेरे को 10% मिलने के, सब बिजनेस बोलता है कि मुझे उसमें 10% यानी कि 1 लाख
20,000 मिलना चाहिए। देखिए वहाँ पे निकाला हुआ मैंने, इंटू 10 में कर दिया मैंने, तो मैं आ गया। लेकिन यहाँ पे मैं ये भी लिखा हुआ है कि जब मैंने इसका एवरेज प्रॉफिट निकाला था ऊपर देखिए, तो मेरा आया था 1,50,000, यानी कि मैं अपने बिजनेस से 1,50,000 कमा रहा हूँ। लेकिन मेरा जो कैपिटल इन्वेस्टेड है, मतलब कि जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, जो मुझे बताता है कि मैं 1,20,000 कमाना चाहिए मुझको, यानी कि मेरा 30,000 मेरा एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो हमारा ये हुआ सुपर, इसको हम जो हमारा एक्स्ट्रा प्रॉफिट आया है इसी को हम सुपर प्रॉफिट कहेंगे। और वैल्यू ऑफ गुडविल जब मैं निकाला, देखिए सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, मैंने क्या किया 30,000 इंटू 2.5 को इससे इंटू कर दिया, तो मेरा आगे 75,000। ठीक है, तो बेसिकली 2.5 एंड 2.5 तो एक ही बात होती है, जैसा कि आप जानते ही होंगे। तो मैंने वही किया और मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा सम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का आखिरी मेथड, जिसका नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसमें एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू होती है। तो कैपिटलाइज वैल्यू क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। इस मेथड में पहले हम क्या करते हैं, हम पहले एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं जो कैपिटल जरूरत पड़ेगा ऐसी अर्निंग करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हम देखते हैं कि जब हम ये चेक करते हैं कि वो बिजनेस करने के लिए हमें कितना कैपिटल असली में चाहिए, तो ये हम कैसे निकालते हैं, ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का जो परसेंटेज होता है उसके बेसिस पर हम ये निकाल पाते हैं। ठीक है, और ये कैपिटल इसीलिए कहलाता है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। और इसका देखिए मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है एक्चुअल प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब आपको समझाने के मैं और बोलता हूँ कि सोचिए कि एक फर्म है, इसका प्रॉफिट है 50,000 रुपीज पर एनम। ठीक है, और वो उसको ऑन एन एवरेज बेसिस कमाता है। ठीक है, और उसका एनआरआई यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10% पर एनम। ठीक है, तो क्या होगा, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, मैं जब करूंगा 50,000 इंटू 100/10 इक्वल टू 5 लाख। ठीक है, अब आप बोलेंगे मैंने क्या किया, दरअसल में मैंने ये पता लगाया कि 50,000 जब मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास प्रॉफिट है 50,000 रुपए, तो इतना प्रॉफिट करने के लिए मेरे पास एटलीस्ट कितना कैपिटल होना चाहिए। तो मैंने चेक किया कि एनआरआर को जब मैं उल्टा कर दिया, 100/NRR कर दिया, तो मेरा टोटल आ गया, टोटल मेरा कैपिटल होना चाहिए बिजनेस से 5 लाख रुपए। उसके नीचे मैं 50,000 प्रॉफिट नहीं कर सकता। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, सोचिए कि अब भाई ऐसा भी कई क्वेश्चन में रहेगा, सोचिएगा कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया हो क्वेश्चन में, वहां लिखा हो कि 4 लाख यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड है। ठीक है, तो गुडविल जो होगा वो 1 लाख आ जाएगा। कैसे होगा, जो हमारा ये कैपिटलाइजेशन मेथड से जो हमारा प्रॉफिट, जो हमारा कैपिटल निकला और जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, सोचिए कि हमारा निकला, तो आप जानते ही हैं जब मैंने 50,000 को इंटू 100/10 किया था, मेरा आंसर आया था 5 लाख। ठीक है, तो जो 5 लाख को जब मैं क्वेश्चन में दिए हुए एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड से 4 लाख से माइनस करूंगा, तो मेरा आंसर आएगा 1 लाख। तो यानी कि मेरे बिजनेस में जो गुडविल होगा वो 1 लाख होगा, और इसके अलावा देयर विल बी नो गुडविल। ठीक है, और अगर कोई एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड होता है बिजनेस में, वो यहाँ बढ़ जाता है या इक्वल होता है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट के। ठीक है, अगर आपके यहाँ डाउट है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे कि आपका डाउट और भी क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मेरा दिया हुआ 72,000, मेरा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ 10%, मेरा एसेट्स है ₹9,70,000, मेरा लाइबिलिटीज है 4 लाख। ठीक है, तो फिर मैंने कैसे निकालूंगा, मैं क्या करूंगा, पहले लिखूंगा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100/NRR। तो मेरा जो यहाँ पे दिया हुआ एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ मेरा 72,000 इंटू 100/10 कर दूंगा, तो मेरा आ जाएगा कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से मेरा बिजनेस में अगर उसको कमाना है 72,000, तो उसके पास कितना कैपिटल होना चाहिए। तो मेरे पास निकल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे निकल रहा है 7,20,000। ठीक है, तो अब मेरा ये आंसर निकला। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है एसेट्स मेरा 9,70,000 है और मैं लायबिलिटी दिया हुआ है 4 लाख। तो पहले मैं निकालता हूँ कि जब मैं अपने एसेट से अपने लायबिलिटी को निकाल दूंगा तो मेरे पास कितना एसेट रिमेनिंग रह जाएगा। तो मैंने वही किया, मैंने क्या किया 9,70,000 माइनस 4 लाख, तो मेरा आ गया 5,70,000। ठीक है, अब मेरा 5,70,000 कैपिटल एम्प्लॉयड है, यानी कि असल में मेरे बिजनेस में 5,70,000 कैपिटल एम्प्लॉयड है, लेकिन मेरे बिजनेस होना कितना चाहिए 7,20,000। ठीक है, जो कि कम है। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं गुडविल निकालने क्या करूंगा,
कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट, उसको एसेट से माइनस कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 7,20,000 माइनस 5,70,000 इक्वल टू 1,50,000। ठीक है, तो ये था हमारा आंसर गुडविल का 1,50,000 का। और अगर आपको इससे डाउट हो तो आपसे और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जिसमें आपको डाउट भी क्लियर कर दूंगा। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। सोचिए एक्स और वाई दो पार्टनर्स है किसी फर्म में, ठीक है, और उनका रेशियो है 4:1, ठीक है। और अगर वो डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में वो अपना PSR यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर देंगे 3:2 में, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है कि इसका मतलब होता है कि एक्स वो कह सकते हैं बेच रहा है अपना 1/5 शेयर वाई को। कैसे निकाला मैंने? अगर जब हमारा 4:1 था तो हमारा कितना था 4/5, और जब ऐसा चेंज हुआ तो हमारा कितना हो गया 3/5 एक्स का। तो 4/5 माइनस 3/5 तो कितना हुआ 1/5। तो मैं कह सकता हूँ कि जो 1/5 शेयर है वो वाई को दे रहा है यानी कि बेच रहा है, ठीक है। और अगर सोचिए प्रॉफिट है फर्म का 1,00,000, ठीक है, तो क्या होगा एक्स जो होगा वो अपना 20,000 रुपये लूज़ कर देगा। कैसे? क्योंकि जो 1/5 का निकाल लीजिए, 1/5 का 1,00,000 का 1/5 कितना होता है 20,000 रुपये। तो इसका मतलब क्या हुआ एक्स अपना, आप कह सकते हो आसान भाषा में कि 20,000 का प्रॉफिट वो अपने वाई को दे दे रहा है। तो क्या होगा वाई को 20,000 मिल जाएगा एनुअली, आप कह सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए ये जो चीज़ हुआ इसकी वजह से वाई को भी एक्स को बदले में कुछ देना चाहिए, कुछ कंपनसेशन देना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अगर वाई एक्स को एक इक्वल अमाउंट दे देगा 1/5 के बराबर, जो कि सोचिए उसका गुडविल का होगा, क्योंकि एक्स क्या कर रहा है वो अपने प्रॉफिट का 1/5 दे रहा है, और अगर यही वाई अगर उसको अपने गुडविल का 1/5 दे दे तो हिसाब बराबर हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसीलिए, और अगर सोचिए गुडविल की वैल्यू है 2,50,000, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए वाई को देना चाहिए एक्स को 1/5 ऑफ 2,50,000, तो कितना होता है 50,000। यानी कि ऐसा एडजस्टमेंट जो किया जाता है एंट्री पास करते हुए, जहाँ पे वाई का कैपिटल अकाउंट जो होता है डेबिट हो जाएगा और एक्स का कैपिटल अकाउंट जो होगा क्रेडिट हो जाएगा 50,000 से 50,000 से, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं गुडविल ट्रीटमेंट, ठीक है। और ये एंट्री में हम कैसे पास करते हैं, चलिए अब इसको आगे देखते हैं। क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि सोचिए ए एंड बी वे पार्टनर है फर्म में और उनका PSR है 3:2 विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/60 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। वो अपना PSR कर देंगे 1:1। फॉर दिस पर्पस द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹30,000 और उनका फर्म का गुडविल है 30,000। पास द एंट्री। तो हम क्या करेंगे, हम उनका सैक्रिफाइस रेशियो निकालेंगे। ओल्ड रेशियो यानी कि 3:2, न्यू रेशियो 1:1, सैक्रिफाइस और गेन निकालेंगे। तो ए 3/5 यानी कि ओल्ड माइनस न्यू माइनस 1/2 किया तो मेरा आया 1/10, जो कि सैक्रिफाइस है, जो कि प्लस में आया। वैसे बी का जब मैं निकालूंगा 2/5 माइनस 1/2, जो कि मेरा आया माइनस 1/10, यानी कि वो गेन हुआ, यानी कि PSR चेंज होने से ए का सैक्रिफाइस हो रहा है और बी को गेन हो रहा है। तो ए अपना कुछ हिस्सा प्रॉफिट का लूज कर रहा है जो कि बी को मिल रहा है ना। तो इसलिए क्या होना है बी, अब क्योंकि वो बी को दे रहा है तो ए को कुछ पैसा मिलना चाहिए इसे बदले। तो क्या होगा, इसको कैसे पे करेगा बी, अपने गुडविल के थ्रू। तो क्या मैंने देखिए यहाँ पे लिखा है, सिंस ए हैज सैक्रिफाइस ही विल बी क्रेडिटेड फ्रॉम 1/10 ऑफ 30,000 इक्वल टू 3,000। तो क्योंकि ए ने अपना रेशियो सैक्रिफाइस किया है इसलिए उस गुडविल का 1/10 मिलेगा यानी कि 3,000, ठीक है। और वही बी ने गेन किया है तो उसके अकाउंट से 3,000 माइनस हो जाएगा। तो कुल मिलाकर दोनों के अकाउंट सेम हो जाएगा और इसलिए हम एंट्री पास करेंगे 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000 टू दिस कैपिटल अकाउंट 3,000। हम लिखेंगे एडजस्टमेंट फॉर गुडविल ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। चलिए अब आगे। तो चलिए अब जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स व्हेन देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसा कि हम जानते हैं अगर किसी फर्म में एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं तो उस फर्म के जितने भी रिजर्व हो गए, जैसे कि जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो ये सब एक्स और वाई के अकाउंट पे क्रेडिट हो जाते हैं, वो भी उनके ओल्ड PSR में। उसी तरह अगर कोई भी लॉस हो गया, जैसे नेगेटिव बैलेंस हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, या कोई भी लॉस हुआ अगर या फिर एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया जो कि नेगेटिव बैलेंस का हो, ठीक है, तो वो लॉसेस भी एक्स और वाई के ओल्ड PSR में ही उनके डेबिट हो जाते हैं। और इसकी एंट्री हम कैसे पास करते हैं यहाँ पे हम ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
तो चलिए आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। सोचिए एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं जो कि अपना नॉर्मल बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। तो एक नॉर्मल सी बात है कि उस फर्म में जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होंगे, क्रेडिट बैलेंस वाले, जितने भी रिजर्व होंगे, यानी कि जनरल रिजर्व हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, ये सब एक्स और वाई के होंगे। और इन सब से जो भी अमाउंट बचेगा वो एक्स और वाई के कैपिटल को क्रेडिट कर देगा, ठीक है, यानी कि वो एक्स और वाई को भी मिलेगा, किसी और को नहीं मिल सकता। लेकिन सोचिए अगर एक्स और वाई इसको अपने फॉर्म से ना हटाएं और बिना इसको हटाए जेड को अपने फॉर्म में इंटर कर लें, यानी कि वो अपना जितने भी रिजर्व है वो चलने दें, फॉर्म अपने आपस में बंटवारा ना करे उसका। तो क्या होगा, जब वो रिजर्व बांटने का टाइम आएगा तो जेड क्या बोलेगा, जेड बोलेगा मुझको भी दो। तो फिर क्या होगा, एक्स और वाई बोलेंगे ठीक है देना पड़ेगा क्योंकि हमें तुम्हें ऐसे ले लिया। लेकिन जब लॉस का बात आएगा तो जेड क्या बोलेगा, भाई ये लॉस किसने किया, मैंने किया था, नहीं ये लॉस तुमने किया था, क्योंकि जब ये लॉस हो रहा था उस टाइम तो मैं फॉर्म में नहीं आया था। तो फिर वही एक्स और वाई बोलेंगे कि भाई अगर तुम प्रॉफिट ले रहे हो तो तुम्हें लॉस भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो सकता है, एक झगड़ा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जेड जो होगा वो प्रॉफिट लेना चाहेगा पर वो लॉस नहीं लेना चाहेगा, ठीक है। इसी सब चीज़ों से बचने के लिए जितने भी पुराने पार्टनर्स होते हैं, जब भी कोई उनके फॉर्म में नया पार्टनर आता है उसका एडमिशन लेते हैं, तो फिर वो सिंपल से क्या काम करते हैं, वो पुराने जितने भी प्रॉफिट रिजर्व होते हैं वो सब अपने आपस में ओल्ड पीएसआर में बांट लेते हैं। और उसके बाद जब कोई नया पार्टनर आता है तो फर्म का नया स्टार्टिंग होती है जिसमें कि सब रिजर्व वगैरह जीरो होते हैं और तीनों पार्टनर मिल के नया रिजर्व क्रिएट करते हैं अपने नए प्रॉफिट से, ठीक है, जिससे कि झगड़ा ना हो जाए कि बंद होने के टाइम पे कौन लेगा एसेट और कौन लेगा लायबिलिटी, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है केस 1 व्हेन रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस आर टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। जब सारे रिजर्व और जो प्रॉफिट एंड लॉसेस हैं जब हम उनको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पे एंट्री है रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रैकेट में एक्सेस ऑफ रिजर्व ओवर एक्चुअल लायबिलिटी। नीचे लिखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जिसमें लिखा हुआ डेबिट करके एक्सेस ऑफ रिजर्व ओवर बिटवीन market book value and market value to old partners capital और current account in old ratio। देखिए तो मैं बता दूं रिजर्व मतलब क्या होता है, रिजर्व मतलब होता है जनरल रिजर्व। अगर आप कभी देखेंगे एक बैलेंस शीट में तो वहाँ पे रहता है जनरल रिजर्व करके बना रहता है, ठीक है। जनरल रिजर्व वो होता है जो पैसा पार्टनर्स अपने फॉर्म में रखते रहते हैं, जैसे कि फ्यूचर में इनकेस कोई लॉस हो तो वो उससे निकाल लें, उसको कहते हैं जनरल रिजर्व, ठीक है। और सोचिए एक्स और वाई अपना बिजनेस कर रहे थे और जेड आने वाला है, तो अब एक्स और वाई का क्योंकि जनरल रिजर्व स्टोर हो रहा था, अब जब जेड आएगा और उनका पैसा चेंज होगा तो उस जनरल रिजर्व से जो एक्स और वाई ने अपना प्रॉफिट काट काट कर रखा है वो उससे जेड को क्यों देंगे, क्योंकि उनका प्रॉफिट है तो ऑफकोर्स वो ले जाएंगे। ये है वही, तो ये क्या होगा जो रिजर्व है ये उनके कैपिटल अकाउंट में उनको क्रेडिट कर दिया जाएगा, यानी कि उनको दे दिया जाएगा। वैसे ही जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यानी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस मतलब कि जो बिजनेस उनका प्रॉफिट हुआ वो भी उनको दे दिया जाएगा। तो इसलिए वहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है कि वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है। तो ऐसा होता है कि जैसे कि जब बिजनेस फर्म्स होते हैं जो अच्छे खासे आप सब सुने होंगे कि वो लोग अपने एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए एक रिजर्व रखते हैं। सोचिए कि किसी एम्प्लॉय को कोई चोट लगी, कोई प्रॉब्लम हुई, ठीक है, तो वो लोग उस रिजर्व से उसको पैसा दे देते हैं, ठीक है। लेकिन ऑफकोर्स क्योंकि वो लोग कुछ प्रॉफिट का हिस्सा रिजर्व वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व के नाम से सेव भी कर रहे होते हैं, तो जब फर्म अपना पैसा चेंज करता है तो अब क्या होने वाला है, पैसा चेंज होने वाला है, तो फिर ये रिजर्व में काफ़ी पैसा बच ही जाता है, ठीक है। तो सोचिए अगर एक्स और वाई का ऐसा ही चल रहा है और उनका कुछ वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व बच गया तो जेड को तो नहीं देगा ना वो लोग, तो ये तो उसको भी अपने पुराने पीएसआर में बांट लेंगे। यहाँ लिखा हुआ है एक्सेस ऑफ रिजर्व ओवर एक्चुअल लायबिलिटी। सोचिए मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व मेरा दिया हुआ है 8000, ठीक है, और मेरे एक्चुअल लायबिलिटी जो मेरे नीचे क्वेश्चन में ये भी लिखा रहेगा कि सोचिए मेरे किसी एम्प्लॉय को चोट लगी 2000, मतलब उसका जो इसमें खर्चा हो गया एम्प्लॉय पे 2000 रुपये खर्चा हो गया, तो मैं क्या करूँगा 8 - 2 कितना बचा मेरे पास 6, तो मेरे पास 6000 बचा है, यही मैं मतलब एक्स और वाई को बांट दूंगा, ठीक है, क्योंकि उनका बचा। अब नीचे एक और दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट। आपको पता होगा बहुत से फर्म्स जो होती हैं वो अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट करती हैं, ठीक है, ताकि वो लोग अपना एक्स्ट्रा कैपिटल ला सके, फर्म में एक्स्ट्रा पैसा लगा सके अपने बिजनेस से, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि अब क्योंकि वो कहीं इन्वेस्ट कर रही है तो लॉस आने का खतरा तो है ही, क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट का खतरा सब जगह है, आपको पता ही होगा, स्टॉक मार्केट आप जानते ही हो, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ खतरा पहले से रहता है तो फर्म्स अपने पास एक रिजर्व रख लेती हैं, चलो कि अगर फ्यूचर में कोई लॉस हुआ तो हम इस रिजर्व से हम जो है पैसा ले लेंगे तो हमें लॉस नहीं झेलना पड़ेगा उस टाइम पे। देखिए तो यहाँ पे हम जब हमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्सेस ऑफ रिजर्व ओवर डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। सोचिए बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू मतलब ये होता है
कि आपने कोई प्राइस कोई कुछ इक्विटी सोची कोई इन्वेस्टमेंट आपने की हो जो कि आपने अपने टाइम पे 42,000 की की, ठीक है, और उसके बाद उसका 1 साल बाद या 3 महीने बाद उसकी वैल्यू गिर के 32,000 हो जाए, तो क्या हुआ, उसकी बुक वैल्यू यानी कि जिसमें आपने खरीदा था वो थी 42,000 और मार्केट वैल्यू यानी कि प्रेजेंट मार्केट वैल्यू जो उसकी दिख रही है वो है 32,000, ठीक है। तो यानी कि आपका 10,000 का लॉस हो रहा है, समझ रहे हैं। और आपने पहले से लेकिन जो लॉस आपका 10,000 आ रहा है ये आपके प्रॉफिट को छोटा कर देगा, है ना। तो वो प्रॉफिट छोटा ना हो जाए उसके पहले से ही आपने एक रिजर्व बना के रखा हुआ है जिसका नाम दिया आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है। तो इस रिजर्व में क्या होगा, वो पैसा आपने आराम से 42,000 का रिजर्व रखा हुआ है, तो क्या होगा, जो 10,000 मेरा आया मैं उस रिजर्व से 10,000 माइनस कर दूंगा, तो मेरा कितना बचा मेरे पास पैसा 32,000। तो ये 32,000 एक्स्ट्रा रिजर्व मेरे पास बच रहा है, ये भी मैं जेड को दूंगा नहीं, क्योंकि जेड जब एक्स और वाई बिजनेस कर रहे थे जेड नहीं था ना फॉर्म में, तो ये भी मैं एक्स और वाई को उनके ओल्ड पीएसआर में बांट दूंगा। देखिए नीचे लिखा हुआ है टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, ये सब मिला के जितना भी होता है वो सब मैं ओल्ड पार्टनर्स को बांट दूंगा। और सोचिए यहाँ नीचे केस 2 लिखा हुआ है फॉर एक्यूमुलेटेड लॉस, अगर कोई लॉस हो, ठीक है, अगर कोई लॉस हुआ हो तो फिर क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉस में हमारा पार्टनर्स अकाउंट से कट जाएगा, माइनस हो जाएगा, इससे अकाउंट का अमाउंट छोटा हो जाएगा ना, तो वो डेबिट हो जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट, फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो हमारा लॉस हुआ वो हमें डेबिट कर दिया, हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया टू प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है ये नेगेटिव बैलेंस है, ठीक है। वैसे नीचे लिखा हुआ है टू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये है इसका मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, यानी कि एक्स्ट्रा खर्चा जब आपने प्रोडक्ट बनाया, आपने बाद जब उसको मार्केट में उतारा तो बहुत सारे खर्चे होते हैं, ऐड देना पड़ता है, लोग काफ़ी कुछ करना पड़ता है सामान को बेचने के लिए, हो सकता है आपने एक कोई कॉल सेंटर हायर कर लो सामान बेचने के लिए, तो उन सबका जो खर्चा होता है वो सब कहलाएगा आपका एडवर्टाइजिंग सस्पेंस अकाउंट आप कह सकते हो उसको। तो वो सब जो भी खर्चा हुआ वो आप यहाँ डाल दोगे टू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। तो ये था हमारा लॉस का तरीका। चलिए इसका क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हैं हम। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:2 फ्रॉम 1417 दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली, उनका पीएसआर हो जाएगा 1:1, ठीक है, इक्वल हो जाएगा। ऑन दैट डेट देयर बुक्स शोड क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹1,80,000 एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस ₹45,000 इन द जनरल रिजर्व, रिकॉर्ड द एंट्री। आपकी एंट्री रिकॉर्ड करनी है और यहाँ बोला गया है कि उनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है यानी कि प्लस बैलेंस है 1,80,000 का और उनके पास रिजर्व बाकी रखे हैं 45,000 का। तो आपको पता है क्योंकि फॉर्म का पैसा चेंज हो रहा है तो आप इसको उनके बीच बांट दोगे। कैसे बांटोगे, देखो यहाँ पे दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जो अमाउंट यहाँ पे लिख दिया, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट अमाउंट यहाँ पे लिख दिया, दोनों को प्लस कर लो। प्लस करके उनका जो पीएसआर था 4 + 3 + 2 हुआ 9, 4/9 करके तीनों को करने बांट दिया। देखिए टू एक्स कैपिटल अकाउंट 4/9 1 लाख, टू वाइस कैपिटल अकाउंट 3/9 75,000, टू जेड कैपिटल अकाउंट 2/9 20,000, ठीक है। और नीचे लिखा है मैंने एंट्री लिख दिया ट्रांसफर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड जनरल रिजर्व ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान होता है और ये बोर्ड्स में आता है, तो आपसे कह सकते हो कि आपके लिए एक अच्छा मार्क्स से गेन कर सकते हो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ईजी है आपके लिए। और अगर ये आगे समझ लो आप आराम से आप कह सकते हो कि फुल मार्क्स आप उठा ही लोगे इसमें, ठीक है। तो अब जो दो लास्ट पार्ट बचे हैं उसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जो हम नेक्स्ट वीडियो में और भी ज़्यादा पढ़ेंगे क्योंकि उसका कुछ एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूँगा, वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो और अगर आपको दिल से समझ में आया हो तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट भी करो। मैं आपका वेट करूँ कमेंट का। और तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।